हाँ, तो आज अपन आपकी बुक का चैप्टर 4 क्लाइमेट और जलवायु है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा और एज इट इज़ लैंग्वेज भी आपकी यही रहने वाली है। ठीक है, ये चैप्टर समझने वाला प्लस याद करने वाला दोनों है। बड़े ही ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, आपकी बुक का सबसे मुश्किल अगर माना जाता है थोड़ा सा तो यही वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्ट भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सीधी सीधी याद ही करनी है, तो बड़े ही ध्यान से समझना है। डिट्टो मेरी तरह नोट्स बनाने हैं और मैं कुछ फैक्ट जरूर जोड़ दूंगा करंट वगैरह के, वो भी आपको साइड में लिख लेना है। तो बहुत टॉप लेवल की इस चैप्टर को अपन तैयारी करने वाले इस चैप्टर की। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगा लेते हैं आपकी बुक का ये चैप्टर 4। ठीक है, और जिसका नाम है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। ठीक है, जलवायु। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो समझो, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जलवायु, एक तो खुद जलवायु को पढ़ेंगे, क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मौसम। ठीक है, मौसम को पढ़ने वाले हैं। मौसम का मतलब वेदर। एक बार थोड़ी सी इमेज बना लो दिमाग में कि वेदर, जैसे भारत का वेदर कैसा है, इंडिया का वेदर कैसा है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ऋतुएं होती है, जैसे कि शीत ऋतु है। ठीक है, यानी कि विंटर सीजन है। और इंडिया के अंदर कौन सी है, गर्मी की सीजन हो जाएगी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु है। तो ये सब बातें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी कि समर सीजन हो गई, तो समर सीजन हो गई, मौसम पढ़ेंगे। फिर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे मानसून। ठीक है, मानसून भी अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मानसून को कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, मानसून से कहाँ कहाँ अपनी बारिश होती है, कब मानसून आता है, कब मानसून जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन को मानसून के अंदर पढ़नी है। भारत में मानसून की बारिश कहाँ कहाँ होती है, ये सब अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्लाइमेट जलवायु खुद तो पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन 4 ऋतुएं पढ़ेंगे। ठीक है, 4 सीजन पढ़ेंगे, 4 ऋतुएं। ठीक है, ये जो 4 ऋतु, जो मौसम की जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जिनको अपन ये बोलेंगे मेटेरो, METEORO, मेट्रोलॉजिस्ट। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग 4 ऋतुएं पढ़ेंगे अपन। ये ग्रीष्म शरद सारी इसमें ऋतुएं 4 पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो हमारी कुछ परंपरागत हैं, ठीक है, मतलब जो हमारी परंपरागत होती हैं, जो ट्रेडिशनल जिनको बोलते हैं अपन, ट्रेडिशनल जो हमारी चलती आ रही है, जैसे कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ महीनों में, ये इस तरीके की 2-2 महीने के करके 6 ऋतुएं पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, 6 सीजन। ठीक है, तो इसमें अपन 6 सीजन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 6 सीजन है ये ट्रेडिशनल है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा। फिर आपका ये जो क्वेश्चन है क्लाइमेट, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि इनको फैक्टर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं ये चीज़ें। तो ये छोटी सी एक इमेज है, अपन इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है चैप्टर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से। कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे डायग्राम बना के ही बताने वाला हूँ, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि जो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, 23.5 डिग्री कहाँ से निकलता है, उस डायग्राम को भी आपको नोट्स के अंदर बना लेना है। जैसे जो टॉपिक करोगे उसके ऊपर उसको बना लो और उसके बाद में उसके बारे में लिख दो। तो बहुत ही बुक से थोड़ा सा हटिए, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ के अपन इसको बिल्कुल कहते हैं ना कंपटीशन वाला टच करेंगे थोड़ा सा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब अपन स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, जो सीधा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। और इस चैप्टर में जो बातें लिखी हुई है उसका पता भी होना चाहिए। जैसे कि पहला कि मौसम यानी कि वेदर, आपको पता होना चाहिए वेदर क्या है। पता जरूर है कि मौसम ये होता है कि कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बारिश का, ये सब पता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन वर्डिंग में कैसे लिखोगे। तो देखो, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, मतलब थोड़े टाइम के लिए। वेदर इज द मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। कैसे, ये बहुत जल्दी चेंज होता है, ये विद इन वीक, विद इन डे में भी 2-3 बार मौसम चेंज हो जाता है कभी कभी। देखना आप, जैसे बारिश का मौसम होता है, मॉर्निंग में धूप होती है, अपन को लगता है बारिश नहीं आएगी, और घंटे 2 घंटे बाद में अचानक से बारिश आ जाती है। ठीक है, धूप गायब हो जाती है, कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है। ऐसा मतलब ऐसा माहौल, मौसम जो चेंज होता रहता है, यानी ये क्षणिक अवस्था है, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है। जैसे कि एक दिन में बदल सकता है, या फिर एक सप्ताह में बदल सकता है, कि पिछले 7 दिन तो ठीक चला, आज से वापस ठंड ज़्यादा बढ़ गई, या फिर ये सब वो सब समझते हो आप। ठीक है, यानी कि वेदर चेंजेस क्विकली, मे बी विद इन अ डे और ए वीक। इस तरीके से हम वर्डिंग लिख दोगे तो 1 मार्क्स पक्का मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये हो, क्योंकि ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड, जलवायु, क्लाइमेट। अब क्लाइमेट, चैप्टर का नाम क्लाइमेट, जलवायु बहुत कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए जलवायु क्या है। तो देखो, जलवायु और मौसम में थोड़ा कंपैरिजन भी आ सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, कि मौसम तो जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन जलवायु कभी जल्दी से नहीं बदलती है, ध्यान रखना।
जलवायु का मतलब क्लाइमेट, जैसे आप अपने आसपास के क्षेत्र को देखना, 50 साल 100 साल तक वैसी ही ज़मीन रहेगी, वैसा ही माहौल रहेगा। हाँ 50 साल 60 साल 100 साल बाद में हो सकता है चेंजेस आ जाए। कैसे कि जैसे बहुत सालों पहले अपने पूर्वजों की टाइम पर वो अपन को कहते हैं कि पहले के में एसी नहीं हुआ करती थी, कूलर वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी हम इजीली रह लेते थे क्योंकि इतना टेम्परेचर या गर्मी नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई कि एसी भी कुछ टाइम में फेल होने लग गए हैं बहुत सारी जगह, या फिर कूलर वगैरह फेल हो जाते हैं, इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है कि पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, अब बारिश बहुत कम हो रही है, ज़मीनों में उपजाऊपन फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। तो हाँ क्लाइमेट चेंज जरूर होता है लेकिन बहुत सालों बाद, लेकिन मौसम तो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस भी पूछे तो भी आपको इनकी डेफिनेशन से याद हो जाएगा, ठीक है। अलग भी पूछेगा तो भी आप लिख लोगे। तो जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है, वर्ष यानी वर्षों में, ठीक है, ईयर। यानी कि क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लंबे समय तक रहता है, जबकि वो क्विकली या कम टाइम के लिए रहता है। क्लाइमेट चेंजेस इम्परसिप्टिवली एंड मे बी नोटेड आफ्टर 50 ईयर्स और इवन मोर, 50 साल या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम में ये बदलाव इसमें आता है। ये क्लाइमेट के बारे में अगर एग्जाम आ जाए तो लिख देना। फिर एग्जाम आ जाए मानसून। मानसून देखा होगा कि हमारी भारत की जलवायु पूरी मानसूनी जलवायु है हमारी, ठीक है। यानी कि मानसून के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बारिश होती है। बेसिकली गर्मी के दिनों मई जून में उनमें हमारे जब मानसूनी हवाएं आती है, मानसून से बारिश होती है, ठीक है। और जो सर्दी में कभी कभार हो जाती है, जिसे अपन मावठ की बारिश बोलते हैं, नवंबर के समथिंग, वो कभी कभी होती है। लेकिन मानसून हमारी जो पूरी क्लाइमेट है मानसूनी है। तो मानसून से अभिप्राय क्या मतलब है मानसून से? तो मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से हैं जिसमें ऋतु के अनुसार, जैसे कि समर के अंदर, गर्मी के अंदर बारिश होती है, तो जैसे ऋतु आती है उस अकॉर्डिंग पवनें चलती है, पूर्वाई हवा चलती है, पूर्वाई से हमारे यहाँ पर बारिश हो जाती है। तो पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। उत्क्रमण का मतलब पवनों की दिशा बदल जाती है, और फिर कभी इधर से तो कभी इधर से, जो भी उनका डायरेक्शन होता है, पवनों की दिशा में उत्क्रमण मतलब चेंजेस हो जाता है इस वजह से, ठीक है, उसे मानसून कहते हैं। तो मानसून कनोट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ये मानसून अगर आ जाए, मानसून के अंदर आपको ऐसा लिखना है कि ये ऋतु के आधार पर चलने वाली हवाएं होती है, उसको अपन मानसून कहते हैं। बात एक लाइन में और लिख देना। वैसे ये अलग से भी पूछा जाए तो भी काम आ जाएगा कि इंडिया हैज़ हॉट मानसूनल क्लाइमेट विच इज़ द प्रिवेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जैसे कि हम एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, एशिया उसमें कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो एशिया के अंदर जो साउथ और साउथ वेस्ट का पूरा एशिया है, वहाँ पर ये पूरी की पूरी कैसी होती है? मानसूनी होती है। यानी कि भारत की जलवायु उष्ण यानी कि हॉट मानसूनल है, उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी से लेके पूरा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, सेम टू सेम। अब ये इसी में लिख देना अगर ये मानसून आए तो भी, और अलग से भी आ सकता है कि भारत की जलवायु मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट हो कैसा है, तो उष्ण मानसूनी यानी कि हॉट क्लाइमेटिकली। या फिर ये आ जाए, ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार, एक्सटेंशन कहाँ तक है, तो पूरा साउथ से लेके साउथ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट एशिया है उस तक पूरा ये फैला हुआ है, ठीक है, हमारा क्लाइमेट। तो बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कुछ आगे भी डायग्राम वगैरह में समझा दूंगा मैं आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक मतलब कि जलवायु में एक प्रकार का एक के होते हुए, एक के मतलब समान सिमिलरिटी होते हुए भी भारत की जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस बात को स्पष्ट करो। यानी कि नॉट विथ स्टैंडिंग द ब्रॉड क्लाइमेट यूनिटी, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ मेनी रीजनल वेरिएशंस। एलिब्रेट दिस स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये आपकी जो चैप्टर के लास्ट में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में तो ध्यान रखना, जो होते जा रहे हैं आप बुक में टिक करते जाओ कि ये अपना नोट्स भी बनते जा रहे हैं, और नोट्स में भी लिख लेना ताकि ये पता चले कि पीछे वाले क्वेश्चन भी अपने जो चैप्टर के लास्ट में दे रखे होते हैं वो भी अपन सोल्व करते जा रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से बच गए, कौन से हो गए। तो ये अपना वो वाला क्वेश्चन है। इसको पहले क्वेश्चन को समझो। अपन ये कह रहे हैं कि भारत की, अपन ये लाइन लिखी हुई है कि भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी मतलब कि हॉट मानसूनल है। ये अपन ने लिखा कि हॉट मानसूनल है, उष्ण मानसूनी है, ये बात अपन ने लिख दी। वही क्वेश्चन है कि आप ये कह रहे हो कि पूरी की पूरी जलवायु में एक समान है, एक की है, मतलब एकजुटता है, यूनिटी है। फिर भी जगह जगह अलग अलग जगह डिफरेंस या विभिन्नताएं पाई जाती है। ऐसे कुछ उदाहरण दो, तो ये समझाना है। उदाहरण का मतलब ये देखो
कि मानसून पवन, पहले पूरा समझना बहुत इजीली, मैं आपको पहले एग्जांपल समझा देता हूँ, पहले सीधा एग्जांपल पे आओ। जैसे केरल और तमिलनाडु की बात करें तो केरल तमिलनाडु की जलवायु है ना, वो उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से बिल्कुल अलग है। केरल तमिलनाडु के अंदर आपको पता है बारिश अच्छी खासी होती है, जबकि उत्तर प्रदेश बिहार में कभी कभी होती है, बिहार में कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है, इतनी बारिश होती है कभी होती नहीं है, मतलब एक अलग अलग तरह का है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि है तो मानसूनी, क्योंकि भारत में बारिश जो है वो मानसून से ही होती है, इसलिए हम पूरी की पूरी उसको कहेंगे मानसूनी, और लगभग गर्मी के दिनों में, इसलिए अपन कहते हैं उसको हॉट यानी उष्ण, ये ध्यान रखना। तो हाँ, जगह चेंजेस जरूर है क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, खान पान तभी तो अलग हो जाता है, क्योंकि कहीं पर चावल ज़्यादा होते हैं तो कहीं पर गेहूँ वगैरह ज़्यादा होती है, अलग अलग तरह की सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन में यही बताना है अपन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत नॉलेजेबल है कि मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को प्रदान करती है, क्योंकि सेम टू सेम है तो हमें यहाँ पर यूनिटी फील आती है कि द मानसून रिज्म एम्फसाइज द यूनिटी ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ठीक है। सेकंड बात ये कि ये तो चलो अपने एकजुटता की बात कर ली कि भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। भारत के जो विभिन्न प्रदेश है ना, उनके मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे कि दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु, और उत्तर में, ये तो दक्षिण की बात करें नीचे की, और उत्तर की बात करें तो यूपी और बिहार की जलवायु अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है तो अलग। यूपी नॉर्थ में आ गया और ये तमिलनाडु केरल नीचे दक्षिण में आ गया, यहाँ पर बारिश अच्छी खासी हो जाती है, ऊपर कम होती है, फिर भी है तो मानसून वाली, क्योंकि होती मानसून से बारिश है। तो ये हमारी एकजुटता है, क्लाइमेट चेंज है, सब कुछ है चेंज है, फिर भी हमारी एकजुटता है। तो ये अपन को बताना है इस क्वेश्चन में कि इट्स रीजनल वेरिएशंस व्हिच डिफरेंशिएट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द नॉर्थ, एंड येट ऑल दीज हैव ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। फिर भी यहाँ पर मानसून टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अभी ये पूरा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मेरी बात को समझना, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो इतना आंसर ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हो गया और ये हो गया। लेकिन अभी इसने आपकी बुक में लिखा है 125 शब्द में आंसर लिखो, क्योंकि तीसरे का फर्स्ट पार्ट देख लेना, आप बुक में लिखा हुआ है 125 वर्ड्स, तो आ सकता है अपन 125 से लेके 150 वर्ड्स तक का इसको तैयार करेंगे। तो छोटा आएगा तो छोटा तो आप लिख सकते हो, बड़े से छोटा लिखना बड़ा आसान है, लेकिन छोटे को बड़ा करना मुश्किल है, इसलिए अपन इसको बड़ा पूरा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपना क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हाँ, तो अब मैंने आगे आपके 3 पॉइंट बनाए इस आंसर को शानदार तरीके से कंप्लीट करने के लिए। हालांकि इसके अंदर और भी एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते थे, लेकिन उतने एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, एक एक 2 एग्जाम्पल अपन लेंगे। बहुत बहुत कुछ सीखोगे आप इसमें, ध्यान से सुनना। और मैं 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ इसके अंदर, जो करंट से रिलेटेड होगी, जो आप उसको साइड में कहीं लिख लेना। जैसे कि तापमान की प्रादेशिक विभिन्नता, यानी कि रीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है भारत के अंदर कई जगह पर तो ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पर कम टेम्परेचर है सेम टाइम में। जैसे कि अपन राजस्थान की बात करें, क्योंकि अपन एग्जाम्पल राजस्थान में भी अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गर्मी के हिसाब से जिला पूछे कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो वो हॉट डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, तो जिला पूछे, डिस्ट्रिक्ट पूछे, तब तो है चूरू जिला। राजस्थान का 33 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट, उसमें से चूरू जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है वो। ठीक है, वहाँ पर गर्मी के दिनों में। और लेकिन अगर आपसे फिक्स जगह पूछे, देखो एग्जाम 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पूछ लिया कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो चूरू, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान में ये पूछे कि नहीं, राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है, फिक्स एक जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो फिर आता है फलोदी। जोधपुर जिले के अंदर आती है एक जगह फलोदी, साइड में कहीं लिख लेना, चलो मैं नीचे लिखा देता हूँ फलोदी। ठीक है, जोधपुर जिले के अंदर पड़ती है फलोदी जगह, साइड में कहीं लिख लेना इस चीज़ को। ये एक फिक्स जगह है जहाँ पर राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे, जिला पूछे, तो है चूरू। 2 अलग अलग बातें पूछी जाती है। ये तो मतलब ओवरऑल पूरे ज़िले में गर्मी पड़ती है, लेकिन एक फिक्स जगह की सबसे ज़्यादा, जैसे चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो वाली चीज़ें बताऊँगा। तो फलोदी के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 50 क्रॉस कर जाता है, एक फिक्स जगह, और चूरू भी 50 क्रॉस कर जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ती है, ये एक फिक्स जगह है, ये फिक्स ज़िला है, ये बात हो गई। इसके अलावा मैं आपको कुछ करंट की बातें और लिखा दूँ।
जैसे अपन आते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है, अपन एशिया में आते हैं और एशिया के अंदर एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो है सबसे गर्म जगह कौन सी है, सबसे ठंडी जगह, वो भी साइड में लिख लो, जो पूरे संसार के अंदर भी है। यानी कि एक जगह है बरखोयांस्क, लिख लेना साइड में कहीं, बरखोयांस्क, ठीक है, बरखोयांस्क एक जगह है, ये पड़ती है आपके जो मैंने अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, साइबेरिया से आने वाली ठंडी, बहुत ठंडी पवनी आती है साइबेरिया से, बहुत ठंडी कोल्ड विंड्स, ये बरखोयांस्क साइबेरिया के अंदर पड़ता है, ठीक है, साइबेरिया के अंदर ही पड़ता है बरखोयांस्क, इंग्लिश में तो यांस ही है, क्या नहीं आएगा, बरखोयांस्क एक जगह है। तो ये है सबसे विश्व में, संसार में सबसे ठंडी जगह है ये, ठीक है, सबसे ठंडी जगह। यहाँ पर माइनस में 69 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, माइनस में 69 डिग्री। इसीलिए साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें जो हमारे भारत के अंदर आने से कौन रोकता है, हिमालय पर्वत, हिमालय उसको रोक लेता है, वरना अपन की हड्डियाँ अकड़ के टूट जाए, इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवाएं होती है, बहुत ठंडी हवाएं, माइनस में 69 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना, ये बरखोयांस्क पूरे संसार में सबसे ठंडी जगह है, ठीक है, और एक है, और ये एशिया महाद्वीप में पड़ती है, ये कौन सा है कॉन्टिनेंट है, एशिया में पड़ती है। एक है तीरथजवी, ठीक है, सॉरी यहाँ आएगा, तो तीरथजवी की भी लिख लो, तीरथजवी, ZVI, तीरथजवी, ये इजराइल देश में पड़ती है, इजराइल, ठीक है, इजराइल जो देश है ना वहाँ पड़ता है, और ये है सबसे गर्म जगह, सबसे गर्म, ठीक है, सबसे गर्म जगह है। यहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। हालांकि हमारे राजस्थान में भी इस फलोदी में 50 क्रॉस कर जाता है, लेकिन अभी तक ये चीज़ उतनी अपडेट नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र किया गया है। ये कभी कभी 5-10 साल में हो सकता है चेंज भी हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल बिल्कुल करंट में सबसे ठंडी जगह पूरे संसार में, सबसे ठंडी जगह बरखोयांस्क है, जो साइबेरिया के अंदर पड़ता है, वहाँ पर -69 डिग्री सेल्सियस है। और संसार में सबसे गर्म जगह तीरथजवी है, जो इजराइल कंट्री के अंदर पड़ता है, जहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। दोनों ही एशिया महाद्वीप में आते हैं, ये ध्यान रखना। ये साइड में लिख लिया करो, कुछ चीज़ ऐसी आप होती है जिसमें अभी से आपको अपडेट लेते हुए चलना है। अब अपन वापस आते हैं कि वाइल इन द समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 55 डिग्री सेल्सियस इन द वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, इन ड्रॉप्स डाउन टू एज लोज एज -45 डिग्री सेल्सियस इन विंटर अराउंड ले। ये डिफ्रेंशिएट इतना डिफरेंट है, यानी कि गर्मियों में पश्चिम मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर जाता है, वहीं जबकि सर्दियों में लेह के तापमान लगभग -45 डिग्री तक गिर जाता है। ये भारत में इतना बड़ा चेंजेस है, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल लेंगे अपन। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखना। जबकि उसी जून के उसी दिन में सेम डे अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। बताओ, इतना बड़ा चेंज है भारत में, फिर भी हमारी जलवायु तो मानसूनी है। ये खास बात है हमारे जलवायु की, हमारे क्लाइमेट की, ठीक है। मतलब एक दिन ऐसा मान लो कि जून का, ऐसा मान लो कि 20 तारीख, 21 तारीख, 15 तारीख, कोई सी भी तारीख जिसको 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया अपने चूरू जिले में, लेकिन उसी दिन सेम डे जो भारत के अंदर ही पड़ता है, तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर 19 डिग्री नहीं पहुँच पाता। तो ये हमारे इतना चेंजेस है, ठीक है। यानी कि चूरू इन राजस्थान में रिकॉर्ड ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस और मोर ऑन ए जून डे, वाइल द मर्करी हार्डली टचेस 90 डिग्री सेल्सियस इन तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, ऑन द सेम डे। तो ये बड़ा डिफरेंस है, ये भी आपको लिख देना है। 2 एग्जाम्पल इसके अंदर हो गए, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो अपन टेम्परेचर की बात करी। अब वर्षा में भी कुछ डिफ्रेंशिएट है, मतलब वर्षा की भी प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं कुछ। कैसे कि बारिश भी कम ज़्यादा, ऐसा मामला है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर में बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। ऐसा एवरेज देखा गया कि पूरे साल में एक बार भी बारिश नहीं होती, कभी कभी पूरे साल में ये हालत है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की। तो देखो कि हिमालय के अंदर बारिश किससे होती है, आपको पता ही है, बर्फ़ के पिघलने से।
तो मतलब पानी मिल जाता है। तो हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। हिमपात का मतलब बर्फ का पिघलना, स्नोफॉल। रीजनल वेरिएशन ऑफ रेन, while snowfall occurs in the Himalayas, it only rains over the rest of the country। ठीक है, जबकि देश के अन्य भागों में होता है जल बूंदों के रूप में। जैसे हिमालय में तो बर्फ पिघल के वहाँ पानी आ जाता है, लेकिन बाकी जगह कैसा होता है, इवेपोरेट होकर जल ऊपर ऊपर चढ़ता है, या ऐसा मान लो कि बादल बनते हैं और फिर बूंदों के रूप में पानी गिरता है, जो आप भी देखते हो हमारे यहाँ बूंदों के रूप में पानी गिरता है। ठीक है, और हिमालय रीजन के अंदर बर्फ पिघलता है। ये दो तरह के बारिश होती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे अपन कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी, ध्यान रखना चेरापूंजी और मौसिनराम अलग से 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पर बन रहे हैं, सब इसी में से बनेंगे जो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह पूछा जाए तो चेरापूंजी और मौसिनराम कहाँ पड़ता है, मेघालय के अंदर, मेघालय स्टेट के अंदर खासी पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियों, वैसे भी कहते हैं ना खास पहाड़ियाँ, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो ऐसे याद हो जाएगा। मेघालय के अंदर खासी पहाड़ियाँ, और मेघालय मतलब जहाँ पर मेघ ज़्यादा हो, बारिश, तो ऑटोमेटिक याद हो रहा है ना मेघालय, तो राज्य भी याद रह जाएगा, क्योंकि जहाँ पर मेघ ज़्यादा होंगे, बादल ज़्यादा होंगे, बारिश वहीं पर होगी। तो मेघालय की खासी पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ बड़ी खास है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी और मौसिनराम, वहाँ पर एवरेज जो रेन है वो बारिश हो 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, ध्यान से समझना। यानी कि वाइल चेरापूंजी एंड मौसिनराम इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय रिसीव रेनफॉल ओवर 1080 सेंटीमीटर इन ईयर, वहीं अपन जैसलमेर की बात करते हैं। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक हो पाती हो, बड़ी मुश्किल से। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, उल्टा हो गया ना, एक में बहुत ज़्यादा, एक में बहुत कम, इसका मतलब बड़ा वेरिएशन है बारिश में भी। ठीक है, यानी कि जैसलमेर राजस्थान रेयरली गेट्स मोर देन 9 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ये हालत है, तो इस वजह से इतनी ये डिफरेंसेस जो देखा जाता है, जो शायद ही मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर के 10 वर्षों में नहीं होती। ये बड़ा डिफरेंशिएट और है। चाहो तो ये भी लिख देना कि मेघालय की गारो पहाड़ी है, वहाँ पर एक तुरा एक जगह है। ठीक है, तुरा में एक दिन में जितनी बारिश होती है वो 10 साल जैसलमेर में लग जाए तो भी नहीं होती। ये इतना बड़ा डिफरेंशिएट है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने शायद ये लाइन नहीं लिखी, लिख देता हूँ। इंग्लिश में नहीं लिख दिया है, तुर्रा सिचुएटेड इन द गारो हिल्स ऑफ मेघालय में रिसीव एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए सिंगल डे विच इज इक्वल टू 10 ईयर्स ऑफ रेनफॉल एट जैसलमेर। बहुत एग्जाम्पल, ये भी 2 एग्जाम्पल, अपन 2-3 एग्जाम्पल बन जाएंगे इस पॉइंट में भी। ये है, इतना बड़ा डिफरेंस है अपने। ठीक है, और लास्ट है वर्षा की ऋतु की प्रादेशिक विभिन्नता भी है, यानी कि रीजनल वेरिएशन ऑफ रेन इन सीजन्स। बारिश में भी कुछ ऋतुओं की ओर है। कैसे कि देश के अधिकांश भागों में वर्षा जो होती है वो जून और सितंबर के बीच में होती है, बेसिकली भारत के लगभग पार्ट में, यानी कि मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून एंड सितंबर। लेकिन देखो ये डिफरेंस इतना है कि किंतु तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु में भी हो जाती है अथवा जाड़ों में आरंभ होती है। ये बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये भी एक वजह है, कारण देना है ये भी आपको कि बट ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इट रेन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। जाड़े का मतलब, ये जाड़े को तो जानते होंगे, ठंडे दिनों को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ रहा है, मतलब ठंड, सर्दी। तो ये भी थोड़ा ऋतुओं को लेके भी डिफरेंस है हमारे भारत के अंदर। फिर भी ओवरऑल हम ये कहेंगे, देखो चाहे जाड़े में हो चाहे गर्मी में हो, बारिश कहीं पर भी हो, लेकिन होती मानसून से ही है। इसलिए इन सभी भिन्नताओं और विभिन्नताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी ही है। ठीक है, लय मतलब अपने काम करने का तरीका है, जिस तरह से तरीका होता है लय, वैसे ही बारिश आने का तरीका और इसकी कुछ विशिष्टताएं हैं, वो तो सब मानसूनी ही है। ठीक है, यानी कि इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मॉनसूनल इन रिदम एंड कैरेक्टर। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत कुछ फैक्ट आपने सीखे इसमें, क्योंकि फैक्ट बहुत है, और ये फैक्ट आप सीधे सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं सीधे सीधे पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें किसी एक को टिक करना है। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन आपका 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 101% एग्जाम में आने के पूरे चांस है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और हर स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस चैप्टर का कहते हैं एकदम
एक जान इस चैप्टर की है ये क्वेश्चन, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु, इंडिया का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट को कौन कौन प्रभावित करते हैं, कौन कौन उस पर इफेक्ट डालते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी एज इट इज ऐसा कैसा आपको लिखना है। ठीक है, आगे इन सेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सब जगह। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे तौर पर अपन 2 वर्गों में बांटेंगे। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 वर्गों में। हो सकता है 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाए कितने वर्गों में बांट के स्टडी करते हैं, तो 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है इसका। ठीक है, यानी कि इंडियाज क्लाइमेट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप है फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ। ठीक है, यानी कि स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। स्थिति तथा उच्चावच का मतलब है कि भारत की जलवायु मतलब किस जगह कैसी है, क्या क्या इसको ऐसे जो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, वो चीज़ कैसी कंडीशन है। पहला कारक है स्थिति और उच्चावच का पहला है अक्षांश। ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड। ये सब अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अब इस पार्ट को पूरे को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं डायग्राम के साथ बना के। ठीक है, उस डायग्राम को भी आप इससे पहले बना सकते हो। जैसे आप इतना तो उतार चुके होंगे, उसके बाद में ये पॉइंट जैसे लगाओगे ना, इससे पहले उस डायग्राम को बना लेना, ताकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाए, वरना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको डायग्राम से बहुत नॉलेज की चीज़ बताता हूँ जो आपको इस फर्स्ट वाले पॉइंट को समझने में हेल्प रहेगी, और वैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि बेसिक इंट्रोडक्शन में भी कुछ इससे रिलेटेड बातें मैंने आपको बताई भी हैं। ठीक है, वही वाली चीज़ है। तो ये 0 डिग्री, और अपन थोड़ा इक्वेटर बनाते हैं पहले, यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र 5 डिग्री, और ये 5 डिग्री नॉर्थ। ये तो हो गया विषुवत, यानी कि आप इसको विषुवत क्षेत्र बोल दो चाहे इक्वेटर बोल दो। ठीक है, ये चीज़ें तो अब आपने ज्योग्राफी जो बस फर्स्ट जो अपने वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन वाला, उसके अंदर सारी बातें बता रखी है। तो ये चीज़ जो है ये हो जाएगी अपने इक्वेटर। ठीक है, और अपन बात करें अभी कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ठीक है, बना देता हूँ 23.5 डिग्री वाली लाइन। ये है लगभग भारत के बीचों बीच से निकलती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। ठीक है, ये हो जाएगी कर्क रेखा। इसी की अपन अपनी इस फर्स्ट वाले 5वें क्वेश्चन में इसकी बात कर रहे हैं अपन, कर्क रेखा। इसका नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जो ये कर्क रेखा है ये भारत के लगभग बीचों बीच से निकलती है, और इसकी भी आपको एक नॉलेज की बात बता दूं कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। भारत के कितने स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं। तो यानी कि भारत के 8 राज्यों, लिख लेना साइड में, बहुत ज़रूरी है। 8 राज्य यानी कि स्टेट्स। भारत के 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से ये बिल्कुल निकलती है बीचों बीच से, और वो भी क्रम से याद करना। सबसे पहले आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात, फिर आता है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान अगर मैप होता तो इजीली याद हो जाएगा। फिर आता है एमपी, लेकिन फिर भी ऐसे याद कर लेना। फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, और फिर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के जस्ट पास में ही वो वाला। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 स्टेट को ये मतलब बिल्कुल काटती हुई निकलती है। कौन? कर्क रेखा। बहुत नॉलेज की बात है, लिखना साइड में। अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाने लग गया, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक में बता देता हूँ आपको। मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन ये क्या है कि अब अलग तरह से क्वेश्चन आने लग गया, इसलिए मी का मतलब तो मिजोरम हो गया, त्रे से हो गया आपके त्रिपुरा। ठीक है, पै से हो गया पश्चिम बंगाल, रे से हो गया राजस्थान। ठीक है, गे से हो गया अपना गुजरात, और मैं से हो गया मिजोरम हो गया मणिपुर का, सॉरी मध्य प्रदेश। हाँ, मणिपुर नहीं, मध्य प्रदेश, मणिपुर नहीं है भाई, मध्य प्रदेश है। छा से छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, और रे से हो जाएगा, और क्या बच गया? झाड़ है। कोई और बच गया क्या?
अपना बच गया अब जार से पूरे से झारखंड, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा झारखंड ही हो गया। मतलब मित्र पर गमछा झार या झाड़, कहते हैं ना कि झाड़ झड़खाना। लेकिन बात ये है ना कि ये जो झार या झारखंड जो भी है, इस ट्रिक से 8 ये तो याद हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने लग गया लाइन वाइज, क्रम से एडजस्ट करो। पूरे 4 या 5 का नाम होता है कि इनको सिस्टमेटिक ढंग से कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। इसलिए ये ट्रिक भी आपके ठीक है काम आ सकती है, किसके लिए, याद दिलाने के लिए कि अच्छा कौन सा रह गया। वरना तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान ऐसे चलना, ये कंटिन्यूटी आपकी रहनी चाहिए, ठीक है, MP छत्तीसगढ़। तो क्रम से आपको याद करना है, बाकी इस ट्रिक को भी आप अप्लाई कर सकते हो तो ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। ये 8 राज्यों को छूती हुई निकल जाती है, एक बात तो ये। और एक मैंने एक ट्रिक और बना रखी है, वो भी एक क्वेश्चन आया था इसी कर्क रेखा से ही, और वो है गरबा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गरबा। ये गरबा की ट्रिक क्या है कि ये आपसे पूछेगा कि जो ये कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के पास में फेमस सिटीज़, फेमस शहर है, ये भारत के फेमस शहर है। तो जिससे तो हो गया गांधीनगर, फेमस शहर की बात की जाती है। ऑप्शन में आता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है, उस तरीके से। और यू से हो जाएगा आपके उज्जैन, ठीक है, उज्जैन हो गया। आर से हो जाएगा रांची, ठीक, और बी से हो जाएगा आपका भोपाल, ठीक है, बी से है भोपाल, और ए से है अगरतला, अगरतला। तो ये भी आपको याद रखना है, साइड में लिख लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं, इजीली इनको याद कर लोगे तो ये आगे बहुत आपके काम आएगा, ठीक है। ये आपका उज्जैन हो गया, और भोपाल हो गया, और अगरतला हो गया। ये 5 ऐसे शहर हैं जो इसके बिल्कुल टच में है, मतलब ऐसा मान लो बिल्कुल नियर जिसे बोला जाता है वो शहर हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए साइड में, क्योंकि जब कर्क रेखा की बात कर रहे हैं तो क्यों ना शायद 1-2 क्वेश्चन साइड में कर लिए जाए, ये चीज़ है। और ये हो गई। और ये आप जानते हो नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, यानी ठीक है 90 डिग्री कुछ बोल तो। ये साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव, ये भी अपन को पता ही है। तो इस तरीके से ये चीज़ उसने पूछी। लेकिन उस अब क्वेश्चन में अपने में वापस आ जाते हैं, वो क्या है कि कर्क रेखा का जो ऊपरी पोर्शन है वो कहलाता है उत्तर, भाई ये क्या कहलाता है नॉर्थ, और इसके जस्ट नीचे वाला कहलाता है साउथ का। तो देखो साउथ जो कर्क रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे साउथ में है वो तो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया है आपके यहाँ से। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल जोन है कौन सा, जो कर्क रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है नीचे, यही तो है अपना फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और जो इसके ऊपर है वो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, ये अपना नॉर्थ पार्ट है। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दक्षिण वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन। यही अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसके नज़दीक जो आएंगे, इसके पास जो आएंगे, क्योंकि ये क्या है भूमध्य रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, इसके पास में कम से वो सारी बातें अपन अभी क्वेश्चन में पढ़ने वाले। लेकिन आपको ये पता हो गया कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है। हाँ, तो इस पार्ट को आपने समझ लिया ना, तो अब आपके लिए इस पॉइंट को समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अब जब तक नहीं समझता तो ये कैसे समझ में आती, इसकी वर्डिंग शब्दावली समझ में नहीं आती। तो ध्यान रखना अक्षांश, पहले अपन बात करें अक्षांश की। तो आपको पता है हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, यानी जो लैटिट्यूड का जो एक्सटेंशन है, वो अपने स्टार्टिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ लिया था, 30 डिग्री के लगभग है, यानी लगभग 30 डिग्री के आसपास है। ये अपने स्टार्टिंग पढ़ लिया था। बस हालांकि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में, अभी पता चल गया किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में चलती है, तो देश के बिल्कुल बीचों भाग, लगभग बीचों से मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है। यानी कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, ठीक है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग, अब यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, जो भी मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया था कि जो भारत का नर्दर्न पार्ट है, जो उत्तरी भाग है, वो पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है। यानी कि द नर्दर्न पार्ट, जो हमारा उत्तरी भाग है ऑफ द इंडिया, लाइज इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। वेरी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में, ये आपको याद करना है, ठीक है। और कर्क रेखा का जो दक्षिणी भाग है, जो साउथ में पड़ता है नीचे, वो पड़ता है, यानी कि जो अपन बात करें दक्षिण की, कर्क रेखा का जो दक्षिण में है वो हो गया उष्ण कटिबंध में पड़ता है, ठीक है। यानी कि एंड द पार्ट लाइंग साउथ, साउथ पड़ता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल्स इन दो, वो पड़ता है ट्रॉपिकल जोन में,
ये आपको याद रखना, 1 मार्क्स का तैयार हो गया, जो अपने डायग्राम में इजीली समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन भूमध्य रेखा की। तो और अब देखो मेरी बात सुनना, अपने 2 पॉइंट पढ़े हैं, नॉर्थ पार्ट को क्या कहते हैं, साउथ पार्ट को क्या कहते हैं, पढ़ लिया। अब इन दोनों के बारे में एक एक लाइन और लिखनी है। तो अभी अपन साउथ पार्ट का लिख रहे हैं, लास्ट में किसका छोड़ा, लास्ट में साउथ पार्ट का लिख रहे हैं, इसी को लिंक करा देंगे भाई। दक्षिणी भाग का लिख रहे हैं ना, दक्षिणी भाग में ये पड़ता है, और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय हैं, उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होता है। ठीक है, क्योंकि अपने डायग्राम में समझ लिया था भूमध्य रेखा कहाँ से जा रही है, तो उष्णकटिबंध उसके नज़दीक पड़ता है। तो नज़दीक होने के कारण सारा वर्ष यानी कि पूरे साल भर उच्च तापमान और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव रहता है। यानी कि द ट्रॉपिक ऑफ, ये हो गया हाँ, एंड द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर द इक्वेटर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर्स थ्रूआउट द ईयर विथ स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि इसी को यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि भूमध्य रेखा के नज़दीक होने से कैसा मतलब टेम्परेचर वगैरह कैसा रहता है। तो टेम्परेचर हाई रहता है, उच्च तापमान, कम दैनिक और वार्षिक तापांतर। तो ये वार्षिक और दैनिक मतलब दिन का पर डे मान लो, वो थोड़ा कम रहता है, एवरेज ऐसा अनुभव होता है। अब बात करते हैं अपन उत्तरी भाग की, ये तो अपन दक्षिण भाग की करते तुरंत यहीं पर। अब अपन उत्तरी भाग की करते हैं। तो उत्तरी भाग जो है नॉर्थ पार्ट वो पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा से होगा दूर, क्योंकि ये तो होता है पास, ये होता है दूर। दूर होने के कारण यहाँ उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ वो तो है ही है, विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर है। यानी कि द सब ट्रॉपिकल जोन जो ऊपर वाला है, नॉर्थ वाला, उसकी अपन बात करें तो बीइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंस क्लाइमेट विद डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको इजीली ध्यान रखना है। इसमें थोड़ी जो जलवायु है वो भी कैसी रहती है, वो भी विषम तरह की जलवायु रहती है। यानी कि एक्सपीरियंस क्लाइमेट विद डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये वेरी इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत के बारे में आप सब जानते हो कि हमारे नॉर्थ पार्ट के अंदर हिमालय पर्वत पड़ता है। बाकी 3 दिशा के अंदर तो हमारी जो भारत का जो 3 दिशा है, इधर और नीचे की, वहाँ में तो पूरा मतलब इंडियन ओशियन हिंद महासागर पड़ता है, और उत्तर के अंदर पड़ता है अपना हिमालय पर्वत। ठीक है, और हिमालय पर्वत तो जो है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी जो पवनी होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, एकदम कहते हैं ना कि हड्डियाँ मतलब अकड़ जाए ऐसी ठंडी हवा, उसको रोकता है और हमारी सुरक्षा करता है। इतनी भयंकर ठंडी हवाओं से आने वाली, मतलब कहते हैं ना जमा देने वाली पवनें, उनसे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है हिमालय पर्वत। और वहाँ पर उन हवाओं को रोक के हमारे भारत में वर्षा भी करवाता है। ये बहुत बड़ा हेल्प है हमारे लिए हिमालय पर्वत की। देखो होता क्या है, आप भी सोचेंगे कि वर्षा को रोक के बारिश कैसे है, सॉरी हवा को रोक के बारिश कैसे। हवा एक ऐसी होती है जो बारिश को यहाँ से उस देश में ले जाती है, साथ बहा के ले जाती है। क्योंकि हवा का मतलब जो बादल बनते हैं, उन बादलों के लिए हवा, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि पूर्वाई हवा अगर सही रहती है, तो वो वाली चीज़ अगर हवाएँ सही चलेगी, दिशा में चलेगी, तभी बारिश होगी, वरना नहीं होती। तो ये वही वाली चीज़ है, हवाओं को ये वहाँ पर रोक देता है ताकि हमारे भारत के अंदर इजीली बारिश हो सके। अभी पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उत्तर में ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों है मतलब जो साइबेरिया से आती है, उन उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन, द लॉफ्टी हिमालयन इन द नॉर्थ, द टोवरिंग माउंटेन चेन प्रोवाइड्स एन इनविंसिबल शील्ड टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नदर्न विंड्स। जो ठंडी पवनें आती है उनसे बिल्कुल इजीली हमारी ये सुरक्षा करती है। और जमा देने वाली ये ठंडी पवनें, मतलब इतनी ठंडी जम जाए, इंसान सब बर्फ़ सब पानी सब जम जाए, बर्फ़ तो खैर पानी हो जाएगा, पानी का बर्फ़ बन जाएगा, कि जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है। जो हमारा उत्तरी ध्रुव जो भी डायग्राम अपन समझा था, जो नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल पे ऊपर जो नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री, तो उत्तरी ध्रुव रेखा के बिल्कुल नज़दीक से ही पैदा होती है और मध्य तथा पूर्व एशिया के आर पार बहती हुई चली जाती है। ठीक है, मिड एशिया से। तो ध्यान रखना, दिस कोल्ड एंड चिली विंड्स ओरिजिनेट नियर द आर्कटिक सर्कल बोल दो चाहे उसको, ठीक है, आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं उसको, एंड ब्लो अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि द हिमालयाज ऑल्सो ट्रैप द मानसून विंड्स फोर्सिंग them to shed their moisture within the subcontinent। यानी कि ये हवाओं को रोक लेता है, हिमालय पर्वत की मानसून पवनों को रोककर, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है मतलब उपमहाद्वीप का मतलब यहाँ पर भारत का मतलब है, यहाँ भारत से मतलब है,
तो वहाँ पर वर्षा का कारण बनता है, वरना बारिश हमारे हो ही नहीं सकती। ये बड़ा कारण है, हमारे वहाँ पर हवाओं को रोक लेता है, ईजिली वहाँ बारिश हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ठंड से भी बचाव है। तो ये बहुत सारे कारण इसके अंदर हैं। तीसरा है जल और स्थल का वितरण। ठीक है, यानी कि अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये भी जरूरी है। जमीन, जल का मतलब तो पानी और स्थल का मतलब हमारी ज़मीन। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें आपने सुनी होगी, ये तो मैंने अभी समझा दिया कि भारत के दक्षिण में 3 ओर तो हिंद महासागर है और उत्तर में है ऊंची पर्वत व एविचन पर्वत श्रेणी। ये कौन सी, मतलब 3 तरफ तो इंडियन ओशियन है और ऊपर जो पर्वत श्रेणी की बात की जा रही है वो हिमालय। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 3 ओर तो हिंद महासागर है और उत्तर में हिमालय है, तो भी चल जाएगा। ठीक है, यानी कि इंडिया इज द फ्लैंक्ड बाय द इंडियन ओशियन ऑन 3 साइड्स इन द south and grilled by a high and continuous माउंटेन वॉल इन द नॉर्थ के अंदर पड़ती है माउंटेन वॉल। ठीक है, उसके बाद अपन अगर बात करें तो फिर अपन ले लेंगे यहाँ से कि स्थल की, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मार्क्स में आ सकता है ये, कि जो स्थल का मतलब ज़मीन जो होती है, स्थल की अपेक्षा जल है ना, वाटर, वो देर से गर्म होता है। ये ध्यान रखना, ज़मीन जल्दी से गर्म नहीं होती, ज़मीन जल्दी से गर्म हो जाती है लेकिन पानी थोड़ा लेट गर्म होता है। तो स्थल की अपेक्षा जल देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है, ये रूल है पानी का। ठीक है, इस कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। समझाता हूँ, अभी पूरी बात समझने वाली बात है कि एज कंपेयर्ड टू द लैंड मास वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली। इसी वजह से, इस डिफरेंट की वजह से this differential heating of land and sea creates different air pressure zones in different seasons in any around the Indian subcontinent। पूरा पढ़ लेते हैं। causes reversal in the direction of monsoon winds। ठीक है, वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण बनती है। देखो होता क्या है, वायुदाब क्या होता है? वायुदाब होता है जो हमारे अर्थ है ना, जो मतलब पृथ्वी है, इसके ऊपर हवा का जो प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर मतलब उस हवा के वजन से और यहाँ पर प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इनकी वायुदाब जो ये हैं, ये बहुत ज़्यादा वायुदाब जिसे बोलते हैं, वो वायुदाब प्रदेश का मतलब अलग अलग जगह वायुदाब प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। हालांकि आपकी इतना लेवल है नहीं, वरना प्रेशर बेल्ट का भी एक पूरा बड़ा टॉपिक है, वायुदाब जो पवनें होती है उन सब का। तो वो सब होने की वजह से होता है कि कहीं गर्मी, कहीं ठंड, कहीं ज़्यादा प्रेशर की वजह से कहीं पर बारिश कम होती है, कहीं बारिश कम ज़्यादा, ऐसे ही तरीके से चलता है। तो ये भी आपको ईजिली याद करना है। 3 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए, अभी तो 1-2 पॉइंट इसके अंदर और है। ठीक है, हाँ तो इसी में चौथा पॉइंट देखो, 4th पॉइंट है समुद्र तट से दूरी। ये भी एक कारण है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र तट से दूरी होने पर क्या देखो डिफरेंस आपको मिलेगा कि लंबी तटीय रेखा है अपनी। ठीक है, तो लंबी तटीय रेखा मतलब जहाँ पर समुद्र से बहुत दूर है, पूरी ज़मीन ज़्यादा है हमारे पास, तो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकाली जलवायु पाई जाती है। मतलब हमारे अपन पानी के पास में तो है नहीं, तो इसलिए हमारी लगभग जो समकाली का मतलब इक्वल क्लाइमेट मिलता है, लगभग एटमॉस्फेयर हमारा मतलब जलवायु जो हमारी, यानी कि विथ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन लार्ज कोस्टल एरियाज हैव ए इक्वल या फिर ऐसा मान लो इक्वेबल क्लाइमेट। ठीक है, लेकिन जो कुछ एरिया की भारत का जो अंदरूनी भाग है, भारत के अंदरूनी भाग का मतलब जो बिल्कुल बीच के एरिया, जहाँ पर जो बाउंड्री पे ना हो, बीच के जो पार्ट अंदरूनी भाग जो वो समुद्र के समकाली प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। भाई भारत के जरूर नीचे वाला पोर्शन थोड़ा बहुत समुद्र से टच में है, जो मैप के अंदर आपने देखा होगा। बाकी जो बीच के जो पोर्शन है, जहाँ पर नज़दीक जैसे राजस्थान हो गया, इनके आसपास में कहीं समुद्र नहीं है, तो जो बीच का पोर्शन है समुद्र में समकाली, वो उनको पता ही नहीं चलता कि वो ये प्रभाव कैसा होता है समुद्र का जो समकाली, वो बिल्कुल वंचित रह जाते हैं उससे। ये भी इजीली है। तो ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब वहाँ पर थोड़ी क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे कि मुंबई और कोंकण है। अब आपको पता है मुंबई और कोंकण दोनों, ये गोवा हो गया, मुंबई कोंकण, ये समुद्र के पास के इलाके हैं, बिल्कुल समुद्र के नज़दीक इलाके हैं। तो यहाँ पर तापमान विषमता नहीं पाई जाती, वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, सर्दी गर्मी एक जैसी, थोड़ी सी मामूली ठंड पड़ती है, बाकी ठंड पड़ती नहीं है, नॉर्मल इक्वल रहता है वहाँ पर। मतलब ऐसा मान लो कि जो हमारा साउथ इंडिया है ना, दक्षिण भारत, वहाँ पर गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती, ऊनी वस्त्र पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो समुद्र के पास में जहाँ पर मॉइस्चर रहता है, उसमें ह्यूमिडिटी रहती है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है। ठीक है, और ना कोई ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इक्वल सा माहौल रहता है, तो वहाँ पर तापमान की जो विषमता वो नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना। लेकिन जबकि जो दूसरी ओर समुद्र तट से दूर है, जहाँ आस पास में बिल्कुल समुद्र ऐसी है ही नहीं, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, अमृतसर है,
यहाँ पर तापमान विषमता पाई जाती है क्योंकि नज़दीक समुद्र नहीं है, तो सीधे सीधा टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी आपको ईजिली एग्जाम्पल याद हो गया होगा। एरियाज द इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फॉर अवे फ्रॉम द moderating influence of the sea, such areas have extremes of climate। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेना कि टेम्परेचर asymmetry in not found on मुंबई एंड कोंकण कोस्ट, while on the other hand दिल्ली, कानपुर एंड अमृतसर आर फाउंड अवे फ्रॉम द कोस्ट। जो इनसे दूर है वो बिल्कुल उनको नहीं पता चलता कि क्लाइमेट कैसा है, क्या कुछ वहाँ पर चेंजेस होता है, जबकि वहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ये ध्यान रखना। ईजिली मैं अगर वन वर्ड ऐसे शब्दों में कहूँ कि समुद्र के तट के जो पास में हैं वहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, वहाँ पर इक्वल सा माहौल रहता है, जलवायु, क्लाइमेट और टेम्परेचर जो है वो इक्वल रहता है। लेकिन जो समुद्र तट से दूर है, जैसे कि आप राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान के अंदर सर्दी में भयंकर सर्दी पड़ती है, गर्मी में गर्मी पड़ती है, इक्वल माहौल नहीं है। ऐसे नेक्स्ट देखो, समुद्र तल से ऊंचाई, ये एल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं अपन, ये भी है हमारे समुद्र तल से ऊंचाई का भी एक माहौल है कि ऊंचाई के साथ तापमान हमेशा घटता है। ध्यान रखना, ऊंचाई जो बढ़ती है टेम्परेचर घटता चला जाता है। और जहाँ पतली हवा होती है, थिन एयर, विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में ज़्यादा ठंडे होते हैं। सीधी सीधी याद कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि एल्टीट्यूड बोल दो चाहे हाइट फ्रॉम द सी बोल दो, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सॉरी हाइट जैसे बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर अदर देन प्लेसेस ऑन द प्लेन्स। एग्जाम्पल कि आगरा और दार्जिलिंग का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से समझना। आगरा जो यूपी के अंदर पड़ता है, दार्जिलिंग, आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, एक ही अक्षांश के ऊपर दोनों स्थित है। बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी, अगर अपन जनवरी की बात करें, जनवरी जो होती है दिसंबर के बाद में लगभग ठंड वहाँ पर रहती है, उस टाइम पर आगरा में तो 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वहीं पर दार्जिलिंग के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दोनों एक ही अक्षांश के ऊपर है। तो ये मेन हाइट का भी फर्क पड़ता है। यानी कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ठीक है, अब अपन ने जो मेन हेडिंग लगाई थी फर्स्ट, वो लगाई थी अपने स्थिति और उच्चावच। ठीक है, यानी कि एक तो अपन ने लिखा था लोकेशन, वो तो अपन ने पढ़ लिया, स्थिति। और अब बात रही है एक ये रिलीफ की, रिलीफ फीचर जो है वो अलग से पढ़ना है उसी के अंदर। यानी कि जो अपने हेडिंग लगाई थी ना फर्स्ट की स्थिति एवं उच्चावच, तो वो अभी तक ये लोकेशन के पॉइंट थे। अब उसी में उच्चावच जो अलग से पढ़ना है उसको थोड़ा सा ही है, उसके बारे में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिलीफ, द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड एंड द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। द विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड असम रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर। ये ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको तो भूल ही मत जाना, और ज़्यादा चाहिए याद नहीं लिखना, लेकिन ये तो लिखना है कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, जो फिजियोग्राफी मतलब है, वो तापमान, वायुदाब, पवनों की गतियों, दिशा तथा ढाल की मात्रा, विचरण को प्रभावित करता है। सीधी सी बात है, हमारा जो भौतिक स्वरूप है ना भाई, कहीं पर मिट्टियाँ भी अलग अलग तरह की, सोइल भी डिफरेंट तरह की है। भारत में कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं पर कम, कहीं पर बारिश बहुत कम तो कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा। ये जो फिजियोग्राफी का अनबैलेंस है ना, इस वजह से टेम्परेचर, एयर प्रेशर, वायुदाब वगैरह, वायुदाब का मतलब होता है अर्थ, जो हमारे अर्थ है पृथ्वी के ऊपर जो वजन होता है, हवा का जो वजन है वो एयर प्रेशर होता है, वायुदाब होता है। इन सब में क्या होता है कि प्रभावित करता है ये हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर को। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि जून और जुलाई के बीच में पश्चिमी घाट जो है, वेस्टर्न जो घाट है, वहाँ तथा असम के पवनाभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दे लेना, क्योंकि ये सब किस कारण से हैं, ये जून और जुलाई के महीने में वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि अपने यहाँ राजस्थान की अपन अगर बात करें तो यहाँ पर भी जून जुलाई में होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी यहाँ वेस्टर्न घाट में होती है। फिर है सेकंड पॉइंट, वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कुछ कारक है। 3 कारक है, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड हेडिंग, मेन हेडिंग तो वो स्थिति वो वाली हो गई, इसमें उच्चावच यहाँ आके खत्म हो गया। और सेकंड पॉइंट है वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक, यानी कि फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। इसके 3 फैक्टर है, सीधे सीधे याद कर लेना कि वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकंड फैक्टर है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों, विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। ये वायु संहतियाँ मतलब तेज हवाएं चलना, और जेट प्रवाह भी, जेट स्ट्रीम वगैरह मैं कभी पढ़ा दूंगा आपको, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, लेकिन अभी आपको सीधा सीधा याद करना है, उसके द्वारा उत्पन्न वायु संचरण। और तीसरा शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ है,
पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वो तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। देखो ये जेठ हवाएं जब चलती है तो कहीं पर तो बारिश अच्छी होती है, कहीं पर कम, ये मतलब वर्षा का अनुकूल दशाएं ऐसी बन जाती है। यानी कि इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, ठीक है, वो आ जाना, जनरली नोन एज डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड इनटू इंडिया क्रिएटिंग वेदर कंडीशन फेवरेबल टू रेनफॉल। जो ऐसी कुछ मौसम परिस्थितियाँ बनती है जो बारिश के लिए अनुकूल होती है, मतलब वर्षा के लिए अनुकूल होती है। तो इस तरीके से ये तो थ्योरी सी थी, सीधी सीधी याद कर लेना, मुश्किल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक पे बहुत बड़े बड़े टॉपिक है वैसे, लेकिन आपको इतना ही करना है जो आपके लेवल का हो, ठीक है। ज्योग्राफी को बहुत अच्छा मजबूत आपको करना है। ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, जिसको थोड़ा सा याद कर लेना, कुछ जैसी होती है जिनको सीधा सीधा याद कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, ना कि उसमें घुसने की बजाय, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जिसको आपको अलग से याद करना है, बाकी तो ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके।